नमस्कार साथियों, आज हम यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2019 के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? ए 1975, बी 1977, सी 1976 या डी 1981? तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि 1976। सी इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 151 जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। केंद्र, राज्य या अन्य किसी प्राधिकरण संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थित करने का जो अधिकार है वह संविधान के आर्टिकल 149 के तहत संसद को दिया गया है और इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया और 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक से लेखा को अलग करने हेतु इस अधिनियम को संशोधित किया गया और इस संशोधन के बाद से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्य है वह केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित हो गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की बात करें तो वह भारत के संचित निधि, राज्य की संचित निधि और संघ शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा हो उन सभी के व्यय से संबंधित लेखाओं का लेखा परीक्षा करता है और साथ ही कई प्रकार की प्राप्तियों और व्ययों का लेखा परीक्षण भी करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया सी यानी कि 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया था। प्रश्न नंबर है दूसरा, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी या डी राजीव गांधी? तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि महात्मा गांधी। भारत में आधुनिक काल के प्रथम और प्रमुख जो थे समाजवादी वे थे महात्मा गांधी। उनके समाजवाद की परिभाषा जो उन्होंने विशेष प्रकार से दी, किस प्रकार? तो गांधी जी के विचार थे कि जो हैं वह कई धर्मों और कई दार्शनिकों को स्पष्ट प्रभाव दिखाई देते थे। गांधी जी के विचारों में कई धर्म और कई दार्शनिकों का प्रभाव दिखाई देता था। गांधी जी जो हैं वह नियोजित विकास में औद्योगिकरण के विरोधी थे क्योंकि वे उसको आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, शोषण आदि का कारण मानते थे। उनका मानना था कि ऐसे नियोजित विकास से भेदभाव व ऊंच और नीच का जो स्तर है वह विस्तृत रूप से बढ़ेगा, जिससे गरीब और अमीर होता जाएगा, जिससे समाज में जो है असमानता आ जाएगी तथा समाज में राजनीतिक जो तानाशाही है वह स्थापित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि महात्मा गांधी जो थे वह नियोजित विकास के विरोधी थे। प्रश्न नंबर है तीसरा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण आर, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। कूट है ए ऑप्शन, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर जो है वह कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बी इज ए राइट आंसर। आर्टिकल 30, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 30 है उसके अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया बी यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर जो है वह कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। 2, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षा मिलेगी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि केवल 1 सही है। भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ की बात करें तो संविधान का जो आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात जो इंडिया है वह राज्यों का संघ होगा जिसमें भारत
शब्द देश का नाम होगा और संघ जो है वह शासन प्रणाली को दर्शाता है। राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है भारत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक सही है, जब भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ए जे राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जो स्वच्छता है ये राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, या डी दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वह द्वितीय अनुसूची में ना होकर के ये चौथी अनुसूची में है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है चौथी अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ए 22, बी 24, सी 29 या डी 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 29। सी जे राइट आंसर। और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 1992 के द्वारा जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को, जिसमें कि 29 विषय हैं। तो सी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 7, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? 1, यह 1977 में अस्तित्व में आया। 2, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1, डी ना तो 1 ना ही दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि केवल 1 सही है। सी इज ए राइट आंसर। प्रधानमंत्री सचिवालय जो है वर्ष 1947 में गवर्नर जनरल के सचिव की जगह अस्तित्व में आया। जून 1977 तक इस कार्यालय का जो नाम है वह प्रधानमंत्री सचिवालय ही था, परंतु 1977 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में इसका जो नाम है वह प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया। और इस कार्यालय का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री और प्रशासनिक जो प्रमुख होता है वह प्रधान सचिव होता है, जो कि इसका सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि केवल 1 जो है ये सही है, क्योंकि ये 1977 में अस्तित्व में आया। तो सी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि त्रिपुरा में 6ठी अनुसूची के प्रावधान जो है त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। 6ठी अनुसूची में मतलब टोटल 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं, इनको संविधान के आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और 275 क्लॉज 1 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि त्रिपुरा जो है वह भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में जो है उसमें लागू होते हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। प्रश्न नंबर है 9, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव बॉडी ऑफ, बी परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड या डी अधिकार परीक्षा बाय वाइट अथॉरिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रतिषेध जो है वह सुमेलित नहीं है। तो सी इज ए राइट आंसर, टू बी सर्टिफाइड। प्रतिषेध जो है इसको टू फॉरबिड कहते हैं।
भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 जो है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट को जारी करता है। और वे 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है? एक, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी टू हैव बॉडी ऑफ, और दूसरी है परमादेश यानी वी कमांड, प्रतिषेध ये टू बी सर्टिफाइड ना होकर के टू फॉरबिड है, टू फॉरबिड, और उत्प्रेषण जो कि इसमें दिया नहीं है, उत्प्रेषण का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, और अधिकार परीक्षा बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रतिषेध जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ क्या कहता है? तो इसका मतलब होता है कि न्यायालय जो है बंदी करता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को मतलब 24 घंटे के जो व्यक्ति को बंदी किया गया है तो उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। प्रश्न नंबर है 10। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 111 या डी अनुच्छेद 112। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 11। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? ए 15 दिन, बी 21 दिन, सी 26 दिन या डी 30 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 21 दिन। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत 21 दिन के भीतर जन्म तथा जो मृत्यु की घटना को भारत में पंजीकृत करना अनिवार्य माना जाता है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन जो अधिनियम है 1969 के तहत यह अनिवार्य है कि प्रत्येक जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है वह संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जन्म या मृत्यु के 21 दिन के अंदर कराया जाए। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि 21 दिन। प्रश्न नंबर है 12। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? ए केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी केवल मूल कर्तव्यों में, सी ए और बी दोनों में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों में। भारतीय संविधान के भाग 4 की बात करें यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक विस्तारित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डीपीएसपी के तहत जोड़े गए आर्टिकल 48A के अनुसार राज्य जो है वह देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। वहीं मूल कर्तव्यों की बात करें, ये तो डीपीएसपी के अंतर्गत हो गया आर्टिकल 41A के अंतर्गत, और मूल कर्तव्यों की बात करें तो संविधान का आर्टिकल 51 का संविधान के आर्टिकल 51 का के अंतर्गत शामिल किया गया है, और जिनमें की संख्या जो है टोटल 11 है। मूल कर्तव्यों की जो संख्या है शुरुआत में 10 थी, मतलब बाद में 2002 में एक और जोड़ा गया, टोटल 11 मूल कर्तव्य हो गए। और 7वें मूल कर्तव्य में यह प्रावधान किया गया है, अगर पूछे किस मूल कर्तव्य में, तो 7वें मूल कर्तव्य में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवों है, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो ये 7वें भाग में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी राज्य के मूल नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में है। प्रश्न नंबर है 13। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है? एक 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 2
ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग रहते हैं। सी 3 नंबर है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी 2 और तथा 3, सी 1 और तथा 2 दोनों, या डी केवल 3। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि केवल 3। केवल 3 जो है वह सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 243 खा में पंचायतों को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर को राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। मध्य स्तर की बात करें तो वैसे राज्य जिनकी जनसंख्या जो है वह 20 लाख या उससे ऊपर है। और जिला स्तर की बात करें तो किसी राज्य द्वारा घोषित जिले की पंचायत अथवा मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। आर्टिकल 243 घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। एससी एसटी व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 जो स्थान है वह आरक्षित हैं। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा भी सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती है। और ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय ना होकर के राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित गांव या गांवों का समूह है, जिसके अंतर्गत वे सभी सदस्य आते हैं जो कि वहां की मतदाता सूची में शामिल हैं। तो इसके सेकंड वाला हमारा गलत हो गया, पहला भी गलत है, केवल थर्ड सही है। तो डी इज ए राइट आंसर, यानी केवल तीसरा सही है। प्रश्न नंबर है 14। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए आरटीआई अधिनियम और बी है आरटीआई अधिनियम। इसमें कोई मिस्टेक हो गई है, आरटीई अधिनियम है और ये है आरटीआई अधिनियम। और सी मनरेगा या डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि आरटीआई अधिनियम। मजदूर किसान शक्ति संगठन जो सामाजिक आंदोलन है वह आरटीआई अधिनियम से संबंधित है। मजदूर किसान शक्ति संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1987 में अरुणा राय, निखिल डे और शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। भारत में आरटीआई से संबंधित जन आंदोलन की जो शुरुआत है वह 1990 से मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि आरटीआई अधिनियम से संबंधित है। मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है नामक जो सामाजिक आंदोलन है वह आरटीआई अधिनियम से संबंधित है। तो बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 15। किसने कहा कि भारत जो है एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ए लॉर्ड ब्राइस, बी आइवर जेनिंग्स, या सी एच.जे. लॉस्की, या डी केसी वियर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि केसी वियर ने भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 16। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। एक, महाराज हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। सेकंड है, भारत का संविधान लागू हुआ। थर्ड, जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। फोर्थ है, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। कूट है ए 1-3-4-2, बी 3-4-1-2, या सी 1-2-3-4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर, यानी कि 1-2-3-4 मतलब ये सीरीज में पहले ऑलरेडी लगे हुए हैं। अगर सन पता होता कि कब विलय हुआ, महाराजा हरि सिंह ने कब विलय किया या भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो सी इज ए राइट आंसर। बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो तत्कालीन जो शासक थे वहाँ के महाराजा हरि सिंह, उन्होंने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने का फैसला किया, किंतु 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित
कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और अपनी रियासत को उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो ये हो गया हमारा पहले 26 अक्टूबर 1947। और भारत का जो संविधान जो लागू हुआ वह 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान के द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया। और थर्ड है हमारा जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित कब किया? तो ये किया 11 नवंबर 1957 को। 11 नवंबर 1957 को जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया जो संविधान वह कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 26 नवंबर 1957 को। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि 1, 2 और 3 और 4, यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 11 नवंबर 1957 को जम्मू कश्मीर की प्रभुता संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया और जम्मू तथा कश्मीर राज्य का जो नया संविधान वह 26 नवंबर 1957 में लागू हुआ। 26 नवंबर 1957 में लागू हुआ। तो सी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 17। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण आर, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। कूट ए है ऑप्शन। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। डी, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि कथन ए गलत है किंतु कारण आर जो है वह सही है। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी को, बी 2 अक्टूबर को, सी 21 अप्रैल को, डी 24 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और 2010 में पंचायती राज जो दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी वह 2010 से हुई थी। तो 24 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। और ये 24 अप्रैल को मतलब क्यों मनाया जाता है पंचायती राज दिवस? तो इस दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि 24 अप्रैल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।